अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके पास लाया हूँ वो सॉब्रिक्विट्स है। सॉब्रिक्विट्स क्या होते हैं? वो निकनेम होते हैं जो किसी मुल्क को या किसी इलाके को या किसी शहर को नेचुरल या हिस्टोरिकल बेस पर जो है दिया जाता है। ठीक है ना? तो वो सब्लिक्विट्स कहलाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे हर वीडियो आपके पास जो है हर वक्त आ जाए और आपको पता चले। तो चलो जाते हैं, सब्लिक्विट्स को डिस्कस करते हैं। और ये सब्लिक्विट्स मैं टोटल सब्लिक्विट्स विद रीज़न कि इसको उसकी बुनियाद या इसकी हिस्ट्री की बुनियाद पर क्यों दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करें, पेन उठा लें और नोट करते जाइए हर एक की काज, नेचुरल हिस्ट्री और रीज़न। इसमें हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 28 और 30 मैं सब्लिक्विट्स लाया हूँ। तो इंशाल्लाह आज इसको पूरा करेंगे और एक ही इंशाल्लाह सेंस में हम इसको याद करेंगे। तो पहले आते हैं द सिटी ऑफ सेवन हिल्स। ये रोम को कहते हैं, ये इटली का दारुलहुकूमत है, रोम को कहते हैं। क्यों इसको सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहते हैं? बेसिकली जो हमारे पास ये रोम है ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका मतलब ये है कि ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में है और ये मेडिटेरेनियन सी के साथ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊँ, मेरे पहले लेक्चर्स मैप्स के हवाले से हैं। मैप्स को आप देखेंगे, मैप्स को सीखेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप मैप पे जो है फोकस कर ले, मैप को देख ले, मैप की नेचुरल जो सराउंडिंग्स है या उसकी नेचुरल हैपनिंग्स जो है वो सारे आपको समझ आ जाए। जैसे इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन है वगैरह, ये चीज़ें आपको समझ आ जाते हैं तो फिर एक कंट्री का लोकेशन वगैरह इसको समझना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलो आते हैं, हमारे पास सिटी ऑफ सेवन हिल्स इसलिए कहते हैं कि ये जो रोम है ये ऑलमोस्ट 7 पहाड़ों के बीच में है, बनाई गई है और ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, इसलिए इसको सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहते हैं। और सिटी ऑफ पॉप्स भी रोम को कहते हैं। ये भी एक अपने पास नोट कर ले कि सिटी ऑफ सेवन हिल्स जो है वो भी रोम को कहते हैं, सिटी ऑफ पॉप्स भी रोम को कहते हैं। और ये इटली का दारुलहुकूमत है, दारुल खिलाफा है या राजधानी है। दूसरा हमारे पास सिटी ऑफ सेवन हिल्स, आपको समझ आ गई कि रोम है क्योंकि ये यूरोप में है और ये 7 पहाड़ों के बीच में है, इसलिए इसको सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट बहुत इंपॉर्टेंट वो है, सब्लिक्विट है या जोग्राफिकल एपिथेट भी इनको कहते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे वर्ड्स के साथ लिखे हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो है वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सिटी ऑफ गोल्डन गेट क्यों कहते हैं? सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये आपके पास यूएसए में है, ठीक है, अमेरिका में है। ये एक आपको नज़र आ रहा है कि एक नेचुरल हार्बर है, कुदरती हार्बर है। इस हार्बर की इम्पोर्टेंस क्या है? ये हार्बर किस चीज़ के लिए मशहूर है? बेसिकली यहाँ पे बहुत ही तेज़ हवाएं चलते हैं। ये जो मैंने आप निशान लगाया है, ये खाली जगह है। हार्बर क्या होता है? हार्बर वो जगह होती है जहाँ पे कश्तियों को छुपाया जाता है या एक सेंचुरी के तौर पर काम करता है, वो हार्बर होता है। अब यहाँ पे ये जो हार्बर है, यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलते हैं, बहुत तेज़ पानी की जो लहरें हैं वो चलते हैं, यानी इसका मतलब है टाइड्स आते हैं, वेव्स आते हैं। लिहाजा यहाँ पे पुराने ज़माने में किसी ब्रिज को बनाना बहुत मुश्किल था। जब इसका जोसेफ फरमोंट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था अमेरिका का, वो जब आया इस जगह को देखा तो उसने इसकी तेज़ हवाओं को जब देखा तो उसकी ज़बान से एक नाम निकल गया, उसका नाम था क्राइसोपेलिया। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। ये बेसिकली इसका मतलब है क्रिसोपेलिया, पेलिया का मतलब ये है कि फ्लाइंग स्नेक्स।
अब फ्लाइंग स्नेक्स मतलब इस तरह लेरे इतनी उड़ते थे, इतनी मतलब ऊपर आते थे कि उसने उसको कहा कि ये फ्लाइंग स्नेक्स है, इस तरह मतलब तेज आते थे। बेसिकली ये टर्म बास्पोरस स्ट्रेट के लिए यूज हुआ था, जो तुर्की में है। तुर्की में बास्पोरस स्ट्रेट है, वहाँ पे भी इस तरह एक नेचुरल हार्बर था जिसमें पानी इस तरफ जो है फ्लाई करते, ठीक है। तो ये लेरे जो फ्लाई करते थे, उस फ्लाई लेरों को, जो हवा में उड़ते हुए लेरे, इसको उन्होंने कहा कि ये फ्लाइंग फिश है, फ्लाइंग स्नेक्स है। अब ये फ्लाइंग स्नेक्स जो है वो कलर में गोल्ड है, तो लोगों ने इस टर्म को मशहूर कर दिया गोल्डन स्नेक के साथ, कि भाई आपने जो क्रस्ट वैली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, तो वो स्नेक्स के साथ जो है मवासिल है, इसका मतलब है स्नेक। तो वो जो स्नेक होते हैं वो फ्लाई करते हैं इस लेरून की तरह, तो इसने उसको नाम दे दिया गोल्डन स्नेक। अब ये गोल्डन स्नेक बन गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद 1933 में, मैंने इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल था। रीज़न क्या थी कि यह लेरे पानी की जो हवाएं बहुत तेज थी और यहाँ पे ब्रिज काम करना बहुत मुश्किल होता था। मतलब यहाँ पे पुल बनाना या ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल काम होती थी। लिहाजा एक इंजीनियर था, उसका नाम जोसेफ स्ट्रॉस था। उसने क्या कर दिया, उसने 4 साल के अरसे में यहाँ पे एक ब्रिज बनाया। इन दो जो टोन्स थे, इनको क्या कर दिया, मिलाया। जब इन दो टोन्स को मिलाया तो उस पुल का नाम उस गोल्डन स्नेक के बजाय गोल्डन ब्रिज रखा। गोल्डन ब्रिज के साथ चूंकि ये एक गेट था, एक गेट के तौर पर काम कर रहा था, लिहाजा इसका नाम रखा गोल्डन गेट। इसलिए सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट। इसकी वजह से फिर फ्रांसिस्को एक बहुत बड़ी वो बन गई, सिटी बन गई अमेरिका की। एक चीज़ तो यह है। दूसरा, इस गेट का कलर बिल्कुल गोल्ड नहीं है, गोल्डन नहीं है, इसका कलर रेड है। रेड क्यों रखा, रेड इसलिए रखा कि चूंकि ये हवाएं तेज होती हैं, यहाँ पे चलना, गाड़ियाँ चलती है तो पानी गाड़ियों के ऊपर से गुजर जाते हैं। बाज़ औक़ात हवाएं में इतना धुंध होता है कि गाड़ियाँ चुप जाती हैं। आजकल भी आप इसके वीडियो देख सकते हैं, फेसबुक पर वगैरह वीडियो आते हैं इनके, तो ये चुप जाती थी। इसकी वजह से फिर रास्ता मालूम नहीं होती थी, फिर इसको सुर्ख कलर का कलर दे दिया, अब ये सुर्ख है, तो इसलिए इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप, सिटी ऑफ गोल्डन गेट आपको बस समझ आ गया सैन फ्रांसिस्को का है। कॉकपिट ऑफ यूरोप क्या है कि बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। बेसिकली कॉकपिट है क्या, ये कॉक फाइट से निकला हुआ है। कॉकपिट बेसिकली किसी भी एयरक्राफ्ट में जो सीट होता है, जो मतलब ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको कॉकपिट कहते हैं, उस सीट को कॉकपिट कहते हैं। अब ये जो हमारे पास यूरोप है, ज़्यादातर फाइट्स, लड़ाई झगड़े बेल्जियम में हुए हैं, यानी जितनी भी आपकी खूनरेजी हुई है वो बेल्जियम से स्टार्ट हुई। जितनी भी लड़ाई झगड़े अक्सर हुए हैं वो बेल्जियम से, ज़्यादातर लड़ाई झगड़े यूरोप में बेल्जियम से स्टार्ट लेते थे, इसलिए इसको क्या कहते थे, कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। तो ये एक सॉब्रिक्यूटिव कॉकपिट ऑफ यूरोप। डार्क कंटिनेंट, ये वर्ड डार्क कंटिनेंट हमारे पास हेनरी स्टैनली ने कोट किया था। हेनरी स्टैनली एक ऑथर था, यूरोपियन था, वो चाहता था कि उसका बुक जो है वो ज़्यादा बिके, वो जो बुक उसने शाया कर दिया था, तो उसने अफ्रीका कंटिनेंट को, इस कंटिनेंट को, पूरा कंटिनेंट को क्या कंसिडर किया था, क्या नाम दिया था, डार्क कंटिनेंट। चूंकि ये तालीम के हवाले से बहुत पीछे थी, इसने कहा कि वी हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ सेवेज एंड विल्डनेस फ्रॉम दीज पीपल, ठीक है ना। तो उसकी वजह से इसको डार्क कंटिनेंट के तारीकी में छुपा हुआ है, तालीम नहीं है इसमें। एक और बात भी है, कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ के जो मोस्टली लोग होते हैं वो कलर में ब्लैक हैं, इस वजह से इसको डार्क कंटिनेंट कहलाते हैं। गिफ्ट ऑफ द नाइल, ये हमारे पास, ये भी यहाँ पे नाइल राइवर है अफ्रीका में, जो कि जाके इजिप्ट से गुजरता है और मेडिटेरेनियन सी में अलेक्जेंड्रिया के मुकाम पर ड्रॉप होता है। और ये दरिया नील जो है दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। अब इसको गिफ्ट ऑफ द नील इजिप्ट को क्यों कहते हैं? इजिप्ट को इसलिए कहते हैं कि जब ये वर्ड फिर हेरोडोटस ने जो है क्या कर दिया था,
ये कोट किया था कि अगर नील जो है, नाइल जिसको आमतौर पर हम दरिया नील कहते हैं या कुछ इंग्लिश में इसको नाइल कहते हैं, अगर ये नाइल पानी जो है फ्लड्स जो हैं वो जो हमारे पास एग्रीकल्चरिस्ट लैंड या जो मतलब मिट्टी है वो यहाँ ना ले आए तो इजिप्ट के लोग जो होते हैं वो भूख से मर जाएंगे। गिफ्ट में जब फ्लड्स आते हैं तो वो फर्टाइल सॉइल लाते हैं और अपने जो साइड एरिया पर फेंकते हैं, जिसमें फिर क्या करते हैं इजिप्ट वाले यहाँ पे काश्तकारी करते हैं और उनका साल गुजर जाता है। तो नाइल जो है वो इजिप्ट के लिए एक गिफ्ट है। ये वर्ड किसने कोट किया था? ये हेरोडोटस ने कोट किया था। तो अब इसलिए इसको इजिप्ट को कहते हैं गिफ्ट ऑफ द नाइल, कि नाइल का ये गिफ्ट है इसके लिए। सॉरी गला थोड़ा सा खराब है। होली लैंड हमारे पास क्या है? होली लैंड असल फिलिस्तीन को कहते हैं। ये क्रेडल ऑफ क्रिश्चियनिटी है, क्रेडल ऑफ जो है ज्यूज हैं, और ये फर्स्ट कबीला ऑफ मुस्लिम है। तो इसका मतलब ये है हमारी जो तमाम जितनी भी मज़ाहिब हैं जो डेविन बुक्स रखते हैं उनकी जो प्रॉफिट्स हैं या उनकी जो होली लैंड है या जो उनकी जो स्केर्ड प्लेस हैं वो फिलिस्तीन में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? होली लैंड कहते हैं। आइलैंड ऑफ पीरल्स ये बेरान को कहते हैं। बेरान बेसिकली हमारे पास एक पर्शियन गल्फ में, ठीक है ना, ये पर्शियन गल्फ में एक कंट्री है सऊदी अरबिया के साथ और ईरान के इस साइड पर एक छोटी सी आइलैंड है। ये दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है पेरिल्स की सीशल से जो पेरिल्स निकालते हैं। याद रखें यहाँ पे एक आइलैंड ऑफ पीरल है, एक लैंड ऑफ पीरल है, इन दोनों में फ़र्क करें। लैंड ऑफ पीरल्स जो हैं वो फिलिपाइंस को कहते हैं और आइलैंड ऑफ पीरल्स जो हैं वो बेरेन को कहते हैं। तो यहाँ ये पीरल्स इंडस्ट्री है, दुनिया के सबसे ज़्यादा पीरल्स ये कंट्री बेरेन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इसको पीरल्स ऑफ आइलैंड पीरल्स कहते हैं। लैंड ऑफ कैंगरोज और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कैंगरोज एक किस्म के जानवर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको लैंड ऑफ कैंगरोज कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी कैंगरोज कहते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा। गोल्डन फ्लीस जो है वहाँ पे चूँकि शीप ज़्यादा पाए जाते हैं, जानवर जो हमारे पास भेड़ बकरियाँ वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या है? लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं। जब भी सूरज निकलता है तो सबसे पहले इसकी किरणें जो हैं वो जापान पर पड़ती हैं। ये आपके पास जापान है ये, ठीक है ना। तो सूरज जैसे ही निकल गया तो पूरा पैसिफिक को कवर करते हुए सबसे पहले इसकी किरणें किस पर पड़ती हैं? जापान पर पड़ती हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि चूंकि सूरज यहाँ से निकलता है इसलिए हम जापान को कहते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। ये हो गया राइजिंग सन, जहाँ सूरज की किरणें पहले पड़ते हैं वो जापान है। ये क्लियर हो गया आई थिंक सो कि जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। लैंड ऑफ कैंगरोज, गोल्डन फिश, ये भी क्लियर हो गया होगा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ या तो नेपाल में पाए जाते हैं या चाइना में या भूटान में। ये दुनिया के दो बड़े रेंजेस भी हैं जिसमें कराकोरम और हिमालयाज है, ठीक है। ये ज़्यादातर पहाड़ एशियन कंट्रीज़ में हैं और दुनिया के 14,000 ऐसे पिक्स जिनकी 8,000 से मीटर से हाइट ऊपर है वो इन 3 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। अब इन पहाड़ों की वजह से चूँकि यहाँ पे बादल ज़्यादातर माउंटेन को टच करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होने का चांसेस भी बहुत है। यहाँ पे जो है थंडर ज़्यादा आते हैं, यानी गरज के साथ बारिश ज़्यादा होती हैं, तो इसका असर ज़्यादातर भूटान पर होता है। और उन थंडर्स की वजह से जापान जो भूटान है वो मुसलसल जो है गरज के उसमें होता है, लपेट में होता है, इसलिए हम भूटान को कहते हैं द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का मतलब है जोर, धमाके के साथ जो है थंडर का होना।
लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी का सरजमीन। सफ़ेद हाथी का सरजमीन थाईलैंड को कहते हैं। इसका दारुल बैंकॉक है और ये आपके पास साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ये आपके पास साउथ ईस्ट एशियन नेशन इधर है, ठीक है। ये थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट क्यों कहते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है जानवरों को ट्रीट किया जाता है, एक सैम्बल समझा जाता है। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर शेर जो हैं वो एक सैम्बल है ब्रेवरी का, और खेट जो है वो सैम्बल है मिसचिवनेस का। लेकिन इसी तरह जैसे उल्फ जो है वो तुर्की में लैंड ऑफ साइन ऑफ या सैम्बल ऑफ ब्रेवरी कंसिडर किया जाता है। मतलब इस तरह बहुत सारे आपके पास ऐसे चीज़ें हैं जो जानवर हैं जिसको हम सैम्बल्स देते हैं कि यार ये इसका सैम्बल है, ये इसके सैम्बल है, ये भी इसी तरह हमारे पास जो थाईलैंड में वो जो वाइट एलिफेंट है वो रॉयल पावर समझा जाता है। मतलब रॉयल पावर को ये कंसिडर करते हैं, एक सैम्बल समझते हैं। तो इसलिए हम जो है थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहते हैं। वाइट एलिफेंट को रॉयल पावर का सैम्बल समझते हैं, बड़े पावर का। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप क्या है? ये स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड चूँकि बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत देश है, बहुत खूबसूरत वतन है, और यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड्स पाए जाते हैं। तो टूरिस्ट जब भी जाते हैं तो वहाँ पे उनको बड़े बड़े ग्राउंड्स जो हमवार इलाके नज़र आते हैं, तो वो समझते हैं कि यार यहाँ पे सारे स्टेडियम बन सकते हैं, यहाँ पे सारे जो हैं हमवार इलाके हैं, तो यहाँ पे ये खेलने की जगह है। मतलब हेल्थी माइंड, हेल्थी बॉडी की जो है वो एक सैम्बल है। तो इसलिए इसको कहते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, इसकी ग्रीनरी की वजह से, ठीक है, हमवार सतह ज़मीन की वजह से। येलो रावर जो है आंगहू रेवर है, ये चाइना में इसको येलो रेवर कहते हैं। येलो रेवर क्या है, येलो रेवर क्यों कहते हैं? बेसिकली ये जो रेवर हैं ये चाइना में फ्लो करते हैं। ये यहाँ अपर प्लेन से जो जर्द किस्म के सैंडी सिल्ट उठा के समंदर में फेंकते हैं। यहाँ पे येलो सी भी बनता है, शायद आपने नाम सुना होगा। ये जो इस इलाके से ये चूँकि सैंडी इलाका है और यहाँ से ये सिल्ट उठा के ये रेवर इस समंदर में फेंकते हैं। यहाँ पे जो रेवर बनती है उसका नाम है येलो रेवर, और इस रिवर को, इस सी को येलो सी कहते हैं। और ये जो रावर जो ये सेंड लाते हैं इसको येलो राइवर कहते हैं। तो आंगू जो इसका नाम है, इसको येलो राइवर चाइना में कहते हैं। लैंड ऑफ मेपल्स और लेलीज, लैंड ऑफ मेपल्स और लेलीज जो है वो कनाडा को कहते हैं। ये आपके पास कनाडा है जहाँ पे यहाँ पे ये इधर जो है इधर मेपल्स के ट्रीज पाए जाते हैं, लेलीज के जो फूल पाए जाते हैं। इसकी वजह से इसको लैंड ऑफ मेपल्स या लैंड ऑफ लेलीज कहते हैं। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स ऑक्सफोर्ड को कहते हैं। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स क्यों कहते हैं? बेसिकली स्पायर्स क्या है? स्पायर्स इस तरह जगह को कहते हैं जिसमें बिल्डिंग इस तरह बने हुए हो, ठीक है, इस पोर्शन को स्पायर्स कहते हैं। और ड्रीमिंग स्पायर्स का मतलब है ब्यूटीफुल स्पायर्स। ये किसने ये वर्ड कोट किया था? ये आर्नल्ड मैथ्यू ने ये वर्ड कोट किया था अपने एक पोएम में टाइरेसिस में, कि भाई हमारा ये जो ऑक्सफोर्ड है ये बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स और स्पायर्स की तरह बिल्डिंग होते हैं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग होते हैं। फिर ये जो बिल्डिंग थे ये बहुत सारे मूवीज़ में, बहुत सारे ड्रामा वगैरह टेल्स में ये मतलब वो क्या था, शो किया था। तो इस ड्रीमिंग स्पायर से, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर की वजह से ऑक्सफोर्ड को ये मतलब ज़्यादातर जो एजुकेशनल बिल्डिंग होते हैं वो इस तरह बने हैं। इसकी वजह से इसको सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स कहते हैं। स्पायर बेसिकली इस तरह पोर्शन को कहते हैं जब वो इस तरह क्लोज होता जा रहा हो, ख़त्म हो। ये ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है। अच्छा,
रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो पामीर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम माउंटेन्स जो है, पामीर माउंटेन 4000 से ज़्यादा माउंटेन्स हैं जिनकी पिक्स 4000 से ज़्यादा है। ये चूंकि बहुत हाई अल्टीट्यूड पर है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अच्छा, सिकमेन ऑफ यूरोप तुर्की को कहते हैं। ये वर्ड फिर किसने कोट किया था? निकोलस ने कोट किया था। क्यों कोट किया था कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, मिड में तुर्की जो थी या ऑटोमन एम्पायर, जब ये मतलब डाउनफॉल का शिकार नहीं हुआ था तो ये बहुत इकोनॉमिक डिफिकल्टी के साथ गुजर रहे थे और इनका ज़्यादातर जो मतलब डिपेंडेंस था वो यूरोप पर था। तो रशियन ने क्या कर दिया, ये जो निकोलस था, ये रशियन था, इसने तुर्की के लिए, ऑटोमन एम्पायर के लिए एक वर्ड कोट किया, सिकमेन ऑफ यूरोप, के ये सरदर्द यूरोप का, कि इसकी इकोनॉमिक डिफिकल्टी की वजह से, इसकी बैकवर्डनेस की वजह से। क्लियर? तो ये किसने कोट किया था? सिकमेन ऑफ यूरोप किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं, ड्यू टू द इकोनॉमिक डिफिकल्टी। शुगर बॉर ऑफ द वर्ल्ड, क्यूबा को कहते हैं, ये एक आपके पास लैटिन अमेरिकन कंट्री है, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये कैरेबियन कंट्री है। ये यहाँ पे आपके पास जो ममालिक है या जो स्टेट्स है, जैसे जिसको हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की जो स्टेट्स है, जेमिका है, किंगस्टन है, सेंट विंसेंट है, सेंट लूसिया है वगैरह, ये जो कंट्रीज़ है। क्यूबा भी इधर है और ये हम ये कह सकते हैं कि ये अटलांटिक ओशन में एक कंट्री है और ये ज़्यादातर शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री है, यानी पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट शुगर जो है वो क्यूबा ट्रांसफ़र कर रही थी पूरी दुनिया को। लेकिन अब ये जो लीडिंग पे जो है ब्राज़ील ले चुका है उससे, मतलब ब्राज़ील अभी फर्स्ट पे ज़्यादा शुगर जो है वो इंपोर्ट करता है दूसरे कंट्री, एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज़ को। सिटी ऑफ द अरेबियन नाइट्स, एक इराक का एक पुराने ज़माने में कहते हैं एक जो था बादशाह था, तो उसने अपनी बीवी को पहली रात मार दी। जब अपनी बीवी को पहली रात ही मार दी तो क्यों मार दी? उसकी रीज़न ये थी कि वो अपनी बीवी से कहता कि आपने हर रात मुझे नई स्टोरी सुनानी है, लेकिन वो औरत उसको नई स्टोरी नहीं सुना सकी, एक स्टोरी भी नहीं सुना सकी, इसलिए उसने क्या कर दिया, उसको मार दिया। फिर एक औरत थी से शेरीज़ादी, इस औरत ने इस बादशाह के साथ निकाह किया और ऑलमोस्ट 1001 दिन तक वो इस बादशाह को हर रात न्यू स्टोरी सुनाती। फिर इस शेर का नाम बना द सिटी ऑफ 1001 नाइट्स, द सिटी ऑफ 1001 नाइट्स, यानी 1001 नाइट्स। यानी इसका मतलब ये है कि इस औरत ने इस बादशाह को 1001 जो है स्टोरीज, नए नए स्टोरीज सुनाए हैं। इसके बाद इस सिटी का नाम बन गया द सिटी ऑफ अरेबियन नाइट्स। द सिटी ऑफ 1001 नाइट्स भी कहा जाता है और इसको नाम दिया गया द सिटी ऑफ अरेबियन नाइट्स, के अरेबियन नाइट्स की शेर। तो ये एक अरब था इस वजह से। द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड, यहाँ पे वैसे मशहूर ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेक्स पाए जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लेक्स है वो 1000 है तादाद में फिनलैंड। इसलिए इस मुल्क को, यहाँ पे 1000 लेक्स, बड़े बड़े लेक्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं। अलबत्ता छोटे लेक्स बहुत ज़्यादा हैं। लैंड ऑफ विंडमिल्स, इसको, ये नीदरलैंड है और नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड है। दुनिया की सबसे ज़्यादा विंड मिल्स जो विंड एनर्जी को कन्वर्ट करती है, विंड मिल्स क्या है, जो विंड एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इसका मतलब है हवाओं से बिजली का पैदा करना, जो मशीन है उसको विंड मिल्स कहते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा विंड मिल्स पुराने ज़माने में इधर पाए जाते थे, इसलिए इसको द सिटी ऑफ द लैंड ऑफ विंड मिल्स कहते हैं, नीदरलैंड या हॉलैंड। विंडी सिटी,
विंडी सिटी अमेरिका में है और चिकागो है, कनाडा के साथ मिली हुई हैं। यहाँ पे एक जो लेक पाया जाता है उसका नाम है, बल्कि 3 लेक्स हैं, माचिगन है, अरून है और वो है लेक सुपेरियर है। इसकी वजह से ये चिकागो सिटी इसके करीब है, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कोल्ड ब्रीज चलती है। इस ब्रीज की वजह से इसको विंड की वजह से विंडी सिटी कहते हैं। किधर? चिकागो यूएसए में। वाइट सिटी, असल में ये बिल का मतलब है वाइट, ग्रेट का मतलब है टोन, सफ़ेद टोन, ठीक है। अब सफ़ेद टोन क्या है? ये बिलग्रेड को कहते हैं, सेर्बिया का दारुलहुकूमत है और ये ओल्डेस्ट सिटी है उसमें यूरोप में। बिलग्रेड यूरोप में ओल्डेस्ट सिटी है और इसको वाइट सिटी इसलिए कहते हैं कि चूंकि यहाँ पे बर्फ़ मुसलसल होती है और ये सिटी ऑलमोस्ट बर्फ़ से ढकी रहती है, तो यहाँ पे जो आपके पास 2 राइवर्स हैं वो भी आते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, तो इस वजह से ये सिटी दूर से जो है वाइट नज़र आती है, इसलिए हम इसको वाइट सिटी कहते हैं, इस बर्फबारी की वजह से। पिलर ऑफ हरक्यूलिस ये क्या है? ये जिब्राल्टर आपके पास यहाँ पे है। यहाँ पे 2 माउंटेन हैं जो इसको और इसको अलग करते हैं, एक इस साइड पर है, दूसरा इस साइड पर है। ये उसके वक्त में हरक्यूलिस की दौर में 2 पिलर्स भी यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिए कि ये अफ्रीका और जो यूरोप है उसको अलग करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 पिलर्स लगाए गए, एक इस माउंटेन के, एक इस माउंटेन के साथ, और ये 2 माउंटेन भी एक किस्म के पिलर के तौर पर नज़र आ रहे हैं जो 2 कंटिनेंट को अलग करते हैं, जो बाद में ये एक सैम्बल भी बना। इसको इसलिए जिब्राल्टर को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहते हैं। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स, लॉस, ये इसका दारुलहुकूमत वेंटियान है और ये 1000 एलिफेंट्स क्यों कहते हैं? कहते हैं कि ये जो लॉस का दारुलहुकूमत है वेंटियन, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द एक बादशाह ने अपने महल से देखते हुए 1000 जो हैं वो एलिफेंट्स काउंट किए थे। इतने ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं, हालांकि इनकी तादाद मिलियंस है। अभी इनका नाम है लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स, 1000 मिलियन एलिफेंट्स इसका नाम है। तो उसने 1000 एलिफेंट्स काउंट किए थे कि आप 1000 एलिफेंट्स जो थे वो मौजूद रखते हैं, वो मौजूद थे। इस स्टोरी की वजह से फिर पता नहीं आगे स्टोरी क्या बना या पीछे कोई स्टोरी थी वो क्या बनी, तो इन 1000 जो बादशाह ने काउंट कर दिए थे उसकी वजह से इसका नाम रखा द लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स, लॉस। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्या है? ये नॉर्वे है। आपको मैं पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि हमारे पास ये जो सूरज की जो रोशनी होती है वो बाज़ औक़ात इधर ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात इधर ज़्यादा होती है। वो सूरज की लेयरिंग की वजह से होती है। सूरज जब इस तरफ चला जाता है, जब इस तरफ चला जाता है। अब अगर सूरज इस तरह है तो इन लोगों पर रोशनी है, इन लोगों पर अंधेरा है। इसका मतलब है इन लोगों पर दिन है और इन लोगों पर जो है वो रात है। अब इन लोगों पर जब दिन है तो इसका मतलब इन लोगों पर रात है। अब सूरज थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो इन लोगों पर जो है वो क्या है, वो रोशनी है यहाँ तक। ऑलमोस्ट 12 बजे हर जगह जो है रात की 12 बजे रात ही होती है, राइट। लेकिन बाज़ औक़ात नॉर्वे में, चूंकि नॉर्वे पे ये सूरज की रोशनी यूँ पड़ रही है, लिहाजा नॉर्वे में 12 बजे के इस टाइम भी इस तरफ हो या इस तरफ हो तो इधर इसको सूरज की रोशनी नज़र आ रही है। आपने भी सुना होगा कि नॉर्वे में कोई 22 घंटे दिन होती है। इसका मतलब ये है कि अगर रात के 12 बजे भी हो जाए तो सूरज होती है। रात के टाइम सूरज 1 घंटे के लिए छुप जाता है, फिर वापस आ जाता है। मतलब ये 1 बजे भी हो सकता है, 2 बजे भी हो सकता है, 12 बजे भी हो सकता है। यानी इधर है तो इधर आ गई तो अंधेरा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, थोड़ा सा यूं गुजर गया ज़मीन, वापस रोशनी। यानी अंधेरी रात में एकदम सूरज निकल जाता है। इसलिए इसको कहते हैं द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, कि रात के अंधेरे में मिडनाइट में जो है सूरज जो है निकलता है, इसलिए इसको कहते हैं द लैंड ऑफ मिडनाइट सन।
तो ये नॉर्वे इधर है आपके पास आर्कटिक ओशन में। ये हो गया आपके पास द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। अब ये गोल्डन पगोडा म्यांमार को कहते हैं। गोल्डन पगोडा क्या है? पगोडा बेसिकली ये टायर्ड टावर को कहते हैं। इस तरह टायर्ड टावर को पगोडा कहते हैं। इस तरह टावर को, ये टायर्ड टावर को पगोडा कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह जो बहुत सारे टावर्स हैं किसमें? म्यांमार में। म्यांमार का पुराना नाम जो है बर्मा था, आजकल इसका नाम म्यांमार है। तो ये बहुत सारे टेम्पल्स पाए जाते हैं, इसको पगोडा कहते हैं, इंडियन टर्म है। तो इसका कलर गोल्डन होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया को कहते हैं, और कोरिया यहाँ पे जापान के साथ है, यहाँ पे है। यहाँ पे फ्रेश एयर अर्ली इन द मॉर्निंग, काम वेदर की वजह से इसको कहते हैं द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। इस तरह और बहुत से सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसका रीज़न और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता सकता हूँ। तो थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।